अब हम क्या पढ़ेंगे, 7 to B पढ़ेंगे। मैं क्यों बना हूं यहाँ पे, लेके बैठा है ना ये। हाँ, इसको खाली खुश रखना हमारा काम है, खुश है बहुत। हाँ बता ना, पूछना है फालतू का, तो फालतू का डाउट का मैं फालतू आंसर देगा। अभी कोई हम लोग में से कोई मर गया, हाँ समझो में मर गया, प्रदीप। हाँ प्रदीप की आखिरी इच्छा थी कि इन सभी के साथ, तो मरने के बाद डेड बॉडी के साथ इन सभी के साथ वर्ल्ड टूर करना चाहता है। हाँ वो गाड़ी में समझो मार पूरा इंडिया का राइड करना चाहता है, पूरी इंडिया की राइड जो है, घूमना फिरना वो सब देख जाए। हाँ यस, इतना पूछना हाँ यस यस। और उसका कहना था कि टर्म्स था कि ये सभी आएंगे, हाँ हाँ, तो इनका आना फिरना घूमना सब एकदम ना, खाली घूमना है एकदम, बाकी नहीं, बंजी जंपिंग, होटल का स्टे, खाना, वो सब खाली घूमना है एकदम पे। खाली डेड बॉडी लेके घूमना है तुमको हर जगह पे, चलेगा। देख रहा 18% बचाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। 2% के दोस्त भी नहीं है तेरे, 18% के दोस्त है। पता चला मयूर उड़ गया उधर, बंजी जंपिंग क्या होगा, ये में भी आएगा। उठने के लिए उठाए तो बाद में मार देंगे। तो 7 to B में अब पार्लियामेंट ने शेड्यूल 3 बनाया था पार्लियामेंट के सेशन में, तो उन्होंने सारे तो चीजें सोची नहीं होंगी ना तभी कि और क्या क्या है जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए। हर एक चीज नहीं सोची जा सकती। मेरा जीएसटी लॉ जो है वो नया लॉ है, छोटा बच्चा है, अभी 4-5 साल का ही है, 2017 में पैदा हुआ है, ठीक है ना। तो छोटे बच्चे से तुम कितना एक्सपेक्ट करोगे, कितना कमाता है अपने माँ बाप के लिए, 1.68 लाख करोड़ अभी कमाया उसने नवंबर के महीने में, ठीक है ना। और टारगेट है उसका जल्दी से जल्दी 2 लाख करोड़ महीने का कमाऊंगा, मतलब साल का 24 लाख करोड़ कमा के दूंगा अपने माँ बाप को। अभी 5 साल का है ये, तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो इससे। लाख नहीं, 2 लाख के आगे क्या लगाया हुआ है, करोड़ लगाया हुआ है, उतना कमा रहा है ये छोटा सा बच्चा। तो परफेक्ट लॉ नहीं है अभी, तो इनकम टैक्स से अभी दादाजी हो चुके, 1961 से अभी तक है। तो इस्टेब्लिश लॉ है वो, उसे पता है सही क्या है गलत क्या है। जीएसटी लॉ में अभी तक सही क्या है गलत क्या है डिपार्टमेंट को नहीं पता, ठीक है। तो धीरे 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 लॉ बदलते जाता है। तो पार्लियामेंट को पता था कि हम सारे सिचुएशंस को कवर नहीं कर पाएंगे, जिसके ऊपर टैक्स की बात भी नहीं होनी चाहिए, पाप है इसके ऊपर टैक्स की बात करना। अरे कोई मरा हुआ है और तुम बता रहे हो इसके ऊपर टैक्स लगाएंगे क्या, गलत है ना। तो उन्होंने जो जो बड़े बड़े चीज थे वो कवर कर लिए, लेकिन फिर भी उनको पता था कि कुछ चीजें रही जाएंगी जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दिया। किसको पावर दे दिया, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट पावर अगर अपनी ऐसे आंखें बंद करके यूज ना करके, इसको उन्हें बोला कि सुनो, तो तुमको पावर तो दिया है लेकिन तुमको नोटिफिकेशन लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा, और नोटिफिकेशन लाने से पहले वो तुमको पता है ना काउंसिल में से अप्रूवल कराना पड़ेगा। काउंसिल बोलेगी तो नोटिफिकेशन आएगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट वो नोटिफाई करके क्या करेगी, कुछ सर्विसेज को एग्जाम करेगी। तो मुझे बताओ दारू कितना प्रॉफिटेबल बिजनेस है, क्यों प्रॉफिटेबल है दारू, कोई एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है। कितनी भी महंगी होने तो लोग पीते ही है, पैसा उधार लेके पीते हैं, चोरी करके पीते हैं, लेकिन दारू पीते हैं। बड़ी लॉयल कस्टमर है इनके। हाँ तुम जैसे नहीं हो कि पैसा है तो ही करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे, वो बड़ी लॉयल होते हैं, ब्रांड लॉयल्टी उनकी बहुत स्ट्रांग होती है। अच्छा, आज खुश है तो पिएंगे, कल गम है तो ज्यादा पिएंगे, और ना खुशी हो रही ना गम हो रही, कुछ हो नहीं रहा है तो पी लेते। तो या तो खुशी हो गया, गम हो, मतलब एक चीज कॉमन है उनके हर चीज में। कोई घर में पैदा हुआ तो पिएंगे, कोई मरा है करके पिएंगे, किसी की एंगेजमेंट हुई है करके पिएंगे, किसी की एंगेजमेंट होने के बाद लड़की भाग गई करके। एक चीज कॉमन है, मतलब हर चीज में वो पिएंगे। बड़े लॉयल कस्टमर होते हैं, इसलिए दारू का धंधा जो है ना वो पक्का धंधा है। हर स्टेट गवर्नमेंट को दारू में से सबसे ज्यादा टैक्स मिलता है, इसलिए दारू को उन्होंने क्या नहीं किया, जीएसटी में नहीं रखा। दारू को जीएसटी में नहीं रखने का और एक रीजन था कि लोग दारू पी के बिजनेस करते हैं, कहीं उसका आईटीसी ना मारना चालू करे। तुम समझ रहे हो ना। जैसे मैं बोलता हूँ कि साहब मैं जब नॉर्मल रहता हूँ तो बहुत ही नॉर्मल पढ़ाता हूँ,
लेकिन अगर मुझे तुम अभी टकीला पिला दोगे तो मैं ऐसे लेवल का तुमको जीएसटी पड़ाएगा कि तुम्हारे आने वाले 3 जनरेशन को याद होंगे खाली मुझको पीना। और क्योंकि वो मेरा बिजनेस इनपुट है, वो एक मेरा रॉ मटेरियल है, बिना उसके मैं नहीं चल सकता, तो इसका मैं आईटी से ले लूंगा, तो ये ज्यादा ही मजाक हो जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या करा, अल्कोहलिक कंजम्पशन फॉर ह्यूमन, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को बाहर रखा। तुमको पता है शैम्पू में भी दारू होती है, पीना मत घर में जाके प्रति बोल क्या उसके माइंड में अभी आ रहा था कि आज जाके हाईलाइट शैम्पू में इधर लगा रहा था कल से शैम्पू ऐसे निकालेगा नहीं बियर शैम्पू नहीं, शैम्पू में कोई भी शैम्पू में अल्कोहलिक कंटेंट होता है, ठीक है ना। सैनिटाइजर में होता है, स्पिरिट बोलते हैं उसको लोग, वो दारू ही है, अल्कोहल ही है। कफ सिरप में होता है, सोप्स में होता है, बहुत सारे मेडिसिनल यूज में किया जाता है, अल्कोहल यूज होता है। वो ह्यूमन कंजम्पशन का अल्कोहल नहीं है। तो आप अगर एक फैक्ट्री हो जो सोप बनाती है, शैम्पू बनाती है, तो आपको आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, क्योंकि वो दारू जो है ना वो इंडस्ट्रियल कंजम्पशन वाली दारू है। कौन सी दारू बाहर रखी गई है? अल्कोहलिक लिकर ओनली फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जो ह्यूमन कंज्यूम करते उसकी दारू जीएसटी से बाहर है। जीएसटी से बाहर क्यों है? वो कौन सा एक्ट, ऐसा नहीं कि उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, सबसे ज्यादा टैक्स उसी के ऊपर लगता है, लेकिन कौन सा टैक्स लगता है? जो पुराने टैक्स थे, वैट वगैरह जो था वो लगेगा, स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगेगा। तो ये तो दारू की बात हो गई। तो मैंने बोला कि दारू का धंधा बहुत ही प्रॉफिटेबल है, इसके कस्टमर बहुत ही लॉयल है, तो हमको क्लासेस बंद करके, एकेडमी बंद करके वाइन शॉप चालू करना चाहिए था, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे पैसे ही कमाने हैं ना। मैं क्या बेच रहा हूँ? दूध बेच के कम कमाऊंगा, दारू बेच के ज्यादा कमाऊंगा, तो क्या बेचना चाहिए? दारू बेच, तो बेचो ना, कल दारू का दुकान चालू करो ना अपने गांव में सब लोग एक एक, और हम लोग यहाँ पे होलसेलर बनते हैं, आपके गांव में सप्लाई करते हैं। हाँ, और कुछ लोगों को मैन्युफैक्चरर भी बना देते हैं अपने यहाँ पे। हाँ, क्या घर पे जो भी हो सब सड़ाना है? दारू हर चीज से बनती है, जो चीज सड़ सकती है उससे दारू बनती है, ठीक है। तो जामुन, फनस, अपना काजू का जो फ्रूट होता है ना, जो भी फ्रूट लेकर आओ, मैंगो की भी हम दारू बना के दे देंगे आपको, जो चाहिए बोलो, क्योंकि सड़ाना ही तो है हमको। अब बताओ चालू करते हैं क्या? इतना आसान है कि दारू का धंधा चालू करना? क्या लेना पड़ता होगा? जो नहीं मिलता। लाइसेंस आसानी से क्यों नहीं मिलता? बहुत सारी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट आपको आसानी से दारू का लाइसेंस नहीं देती। तो लाइसेंस निकालने के लिए बहुत सारे फीस भरनी पड़ती है आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को। तो किसी ने पूछा वो फी के ऊपर टैक्स लगेगा क्या? लाइसेंस निकालने की दारू के ऊपर तो नहीं लगेगा, लेकिन लाइसेंस दारू नहीं है ना। तो अभी मेरी स्टेट गवर्नमेंट मेरे से 2 करोड़ रुपया ले रही है दारू का लाइसेंस देने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग का, करोड़ में है उसका प्राइस। बार बिल चलाना रहता है तो लैक्स में रहता है। वाइन शॉप चलाना है, ओनली बियर का अलग है, बियर प्लस विस्की वगैरह अगर आपको लगना है तो उसका लाइसेंस अलग होता है। इसलिए आप कभी कभी कोई कोई वाइन शॉप पे जाओगे तो खाली बियर ही मिलती है, कोई कोई बार में जाओगे ओनली बियर मिलता है, क्योंकि वो थोड़ा सस्ते में मिलता है लाइसेंस। बाकी जो एडवांस दारू अगर आपको रखनी होगी तो उसका लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट और बढ़ जाती है। तो मुझे उसके प्राइजेस नहीं पता, लेकिन मान लो मैंने मैन्युफैक्चरिंग करना है, छोटा सा दारू बनाना है, उसका 2 करोड़ रुपया मुझे लाइसेंस देना है। कितनी मेरी जल जाएगी अगर मुझे उसके ऊपर क्या देना पड़े? 36 लाख का जीएसटी देना पड़े। और मैं उसके बाद बनाने क्या वाला हूँ? दारू। मुझे 36 लाख भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं भर देता, लेकिन मैं बनाऊंगा क्या? दारू। मतलब मैं जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड रहूंगा क्या? जीएसटी लॉ में मैं रजिस्टर्ड नहीं रहूंगा, मतलब मैं जो बेचूंगा उस पर वैट लगेगा, और जीएसटी का क्रेडिट वैट में नहीं लिया जा सकता। मतलब मेरे लिए डायरेक्टली क्या बन जाती? कॉस्ट बन जाती। अरे तुम समझ रहे हो क्या उसका रियल रीजन? मेरे लिए कॉस्ट बन जाती। तो इसलिए मेरे को उन्होंने क्या किया, नोटिफाई करके बोला दारू का जो लाइसेंस होता है ना साहब, उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं भरना है। दिख रहा है आपको क्या लिखा है इन्होंने? ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस जो है ना, उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं भरना है। क्लियर है क्यों नहीं भरना है? दूसरा,
म्यूनिसिपालिटी की बहुत सारी पंचायत की काम होते हैं, ठीक है ना, इसके ऊपर हम आगे जाके बहुत ज्यादा बात करेंगे। याद रखो ये दो आर्टिकल हम पढ़ेंगे आगे जाके, आर्टिकल 243 एंड आर्टिकल 243 ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कुछ आर्टिकल है। पंचायत क्या काम करेगी वो आर्टिकल 243 में लिखा है। मैंने कैसे याद रखा है? पंचायत कहाँ पे होती है? गांव में होती है कि मुंबई में होती है? गांव में होती है, दिख रहा है आपको? तो पंचायत बोले तो 243 जी फॉर गांव, ठीक है ना। और म्यूनिसिपालिटी, एम को उल्टा करोगे तो क्या होता है? डब्ल्यू। म्यूनिसिपालिटी कहाँ पे होती है? सिटीज में होती है ना रे, मुंबई में होती है, जैसे मुंबई याद रखने का, तो इसलिए हमने क्या याद रखना है? डब्ल्यू। तो म्यूनिसिपालिटी एम को उल्टा करोगे तो डब्ल्यू बनता है ना, ठीक है ना। और पंचायत का कैसे याद रखने का? गांव। तो कुछ एक आर्टिकल है, आर्टिकल क्या मैंने बताया? आर्टिकल 243 जी एंड आर्टिकल 243 डब्ल्यू। अगर आपको दिखाना है तो मैं दिखा भी दे देता हूँ यहाँ पे, क्या है वो गूगल पे। आर्टिकल 243 जी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। इसमें क्या लिखा है भारतीय संविधान में, उसकी कुछ आपको एक्टिविटीज दिखा रहा हूं मैं आपको। क्या करता है मेनली आपका? ग्राम पंचायत हो या म्यूनिसिपालिटी हो, क्या काम है उसका? बोलो रे, क्या काम है उसका? क्या काम है म्यूनिसिपालिटी का? मेन काम क्या होता है? नागरिकों को देते हैं क्या लेकिन? नहीं, वो जाके रिक्वेस्ट करने जाते थे, तो भी कुछ देते देते कुछ ना कुछ तो देते। देखो म्यूनिसिपालिटी क्या क्या करती है? अर्बन प्लानिंग इंक्लूडिंग टाउन प्लानिंग। तो अभी हमें कंस्ट्रक्शन करना था, हम क्या कहाँ चले गए? म्यूनिसिपालिटी के पास चले गए, जहां से हमको क्या कराना पड़ता है? टाउन प्लानिंग अप्रूव कराने के लिए पड़ती है कि बाबा हम इतने इतने फ्लोर का घर बना रहे हैं, और उसका वो पैसा लेते हैं, व्हाइट भी लेते हैं ब्लैक भी लेते हैं, ठीक है ना। करप्ट करप्ट लोग, एकदम एक नंबर के करप्शन लोग। मैं तो रिकॉर्डेड लाइन पे बोलता है, मेरे से भी कैश लिया है, ठीक है ना। आप आओगे मुझे पकड़ोगे तो मैं उसका नाम भी बता देगा जिसने लिया है, ठीक है। देन रेगुलेशन ऑफ लैंड यूज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ये भी है कि आपको पता है ना कहाँ पे बिल्डिंग बनानी है। अभी आपने देखा होगा इंक्रोचमेंट होता है। इंक्रोचमेंट मतलब क्या? इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं लोग। तो जो बुलडोजर लगाने वाली बॉडी होती है वो म्यूनिसिपालिटी होती है आपकी, वहां की लोकल अथॉरिटी होती है। प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होनी है, कौन से सेमिनार लगने हैं, सोशल सोशल डेवलपमेंट क्या होनी चाहिए। रोड बनाने हैं, ब्रिज बनाने हैं, तो अंदर ये अंदर के जो रोड है ये बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? म्यूनिसिपालिटी की है। गांव के अंदर के रोड बनाने की किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पंचायत की। और उनको पैसे भी मिलते हैं ऊपर से, आप समझो प्लीज, ठीक है ना। कोई अपनी जेब से नहीं बनाता। तो आपके गांव में अगर रोड नहीं बन रहा है तो आपको किसको मतलब जाके पूछना चाहिए रोज? सरपंच को नहीं, पूरे पंचायत को पूछना चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर रोड की हालत अगर खराब है तो किसको लेटर लिखना है? नगर पालिका को, नगर परिषद को आपको लेटर लिखने होते हैं, ठीक है ना। आंदोलन करना पड़ता है, हक के लिए लड़ना पड़ता है, क्योंकि वो अपने लिए उपकार नहीं कर रहे, उनके ऊपर उनके पास पैसे आते ऊपर से, और वो लोग अलग से हमसे जो जमा करते हैं वो भी अलग है। तो दे हैव द मनी, लेकिन दे आर नॉट यूजिंग फॉर आवर डेवलपमेंट। खुद की डेवलपमेंट कर लेते हैं वो लोग, ठीक है। वाटर सप्लाई, पानी का लाइन भी कौन देता है? आपका लोकल बॉडी देता है आपको, ठीक है ना। और क्या होता है? पब्लिक हेल्थ, मतलब पब्लिक हेल्थ सैनिटाइजेशन, मतलब गटर लाइन डालना। हॉस्पिटल बनाना, तो आपके गांव में भी हॉस्पिटल होगा। यहाँ पे भी 100 बेड हम लोग बोलते हैं, वो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, वो चलाना उनका। किसने लिखा है ये चीज? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा है। मैं ऐसे छोटा मोटा पेपर का रेफरेंस नहीं दे रहा आपको, कहाँ लिखा है ये? भारतीय संविधान का तो तुमको वैल्यू समझता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वैल्यू क्या है? मतलब वो नहीं करने का चॉइस नहीं है उनके पास, उनको करना ही पड़ेगा ये सब, ठीक है ना। फायर सर्विस, फायर सर्विस मतलब आग लगाने का काम नहीं। बोले कि अच्छा आग भी लगाते हैं लोग? फायर सर्विस मतलब कौन सा? फायर हो लगने के बाद जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट आते हैं, गाड़ी आती है, उसकी सर्विस। अर्बन फॉरेस्ट्री, ये सब पेड़ लगाना, मेंटेन करना।
सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, गरीब लोगों की मदद करना आपके समाज में जो भी रहेंगे। स्लम इंप्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन, झोपड़ी हटाना। फिर अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन, मतलब पॉवर्टी गरीबी कैसे चली जाए वो देखना, ठीक है ना। प्रोविजन फॉर अर्बन एमिनिटीज एंड फैसिलिटीज लाइक पार्क, गार्डन, प्ले ग्राउंड, ये सब प्रोवाइड करना। तो आपको पता है गार्डन वगैरह भी मेंटेन करते हैं लोग। प्रमोशन ऑफ कल्चरल, एजुकेशनल एंड एस्थेटिक एस्पेक्ट। तो आपके साथ आपके यहाँ पे अगर हमारे मुंबई में गणपति आती है तो हमारी पालिका बोल नहीं सकती कि गणपति लाना मेरा कोई ये नहीं है, नहीं, हमारी उधर की वैल्यूज है, हमारा रिलीजन है, वो मेंटेन करना भी उनका ही काम है, वहां पे अलग अलग इवेंट कराना उनका ही काम है। फिर बरियल ग्राउंड ना, बरियल एंड ये ग्राउंड, क्रिमेटोरियम, मतलब अभी मैंने बताया ना जलाने के लिए वगैरह, ये जलाना दफनाने के लिए जगह रिजर्व करना किसका काम है, म्युनिसिपल लोकल बॉडी का है। फिर क्या है, कैटल पाउंड्स है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी ऑफ एनिमल्स है कि एनिमल्स को मारा ना जाए। वाइटल स्टैटिस्टिक्स रखना, मतलब बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट आपके गांव में पैदा होता है तो किसकी जिम्मेदारी है, ग्राम पंचायत की है, और सिटी लेवल पे पालिका की है, ठीक है। फिर पब्लिक एमिनिटीज लाइक स्ट्रीट लाइटिंग, रोड की तरफ दोनों तरफ लाइट लगाना। फिर पार्किंग प्लॉट देना, पार्किंग करने के लिए जगह देना। बस स्टॉप होना चाहिए क्या आपके पास, ये सब है कि नहीं, है, ठीक है ना। पब्लिक कन्वीनियंस मतलब क्या, सुसु चीची करने के लिए टॉयलेट वगैरह बनाना, ये सब किसका काम है, म्यूनिसिपैलिटी का है। रेगुलेशन ऑफ स्लॉटर ऑफ हाउस एंड टेनरी, स्लॉटर हाउस मतलब कत्तल खाना, तो नगर गडिंग्लज में कत्तल खाना एक ही जगह पे, पता है ना, रिलायंस के पेट्रोल पंप के बाजू में, पहले हर जगह पे हुआ करते थे। नगर पालिका ने क्या नियम बनाया, हर जगह पे मटन शॉप, चिकन शॉप, फिश मार्केट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते, मिक्स कल्चर है यहाँ पे, प्योर वेजिटेरियन लोग भी बहुत ज्यादा है, तो दे डोंट लाइक दिस कि चले यहाँ पे टमाटर ले रहे, बाजू में मटन काट रहा है, तो ये गलत होता है ना, दे डोंट फील कंफर्टेबल। तो हमारे यहाँ पे क्या नियम है अभी, स्लॉटर हाउस एक ही जगह पे रहेगा, ठीक है ना, तो वो एक अलग सी जगह बना, तो ये सब मैनेज करना इनका काम है, ठीक है। यहाँ आर्टिकल 243 किसमें लिखा है, डब्ल्यू डब्ल्यू बोले तो मैंने क्या सिखाया था, म्यूनिसिपैलिटी का मतलब सिटीज का, और जी का काम क्या है, ये सब वही है, लेकिन ये क्या है, पावर्स एंड अथॉरिटीज गिवन टू द ग्राम पंचायत, ऑलमोस्ट सेम ही है, खाली विलेज लेवल पे है, ठीक है ना। पढ़ लोगे आप ये सब। इन सारे एक्टिविटीज को ये जब गवर्नमेंट वाले लोग करते हैं, ये लोग जब करते हैं, तो क्या इसके ऊपर जीएसटी लगाना चाहिए क्या, हेलो, नहीं लगाना चाहिए ना। तो इसलिए जब ये ग्राम पंचायत वाले या म्यूनिसिपालिटी वाले जब इनके अपने काम करते हैं, उसकी फी लेते हैं, तो उसके ऊपर क्या नहीं लगाते, जीएसटी नहीं लगाते, क्योंकि यहाँ पे नोटिफाई किया गया है, 7(2)(b) में नोटिफाई किया गया है, म्यूनिसिपालिटी का काम और पंचायत का काम के ऊपर जीएसटी नहीं लगना चाहिए, ठीक है। चलो आगे। अभी ये इसकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी पता नहीं कौन सा सी जाके पूछा गवर्नमेंट को ये चीज, ठीक है ना। मुझे बताओ, यहाँ भी अपन महाराष्ट्र में है, यहाँ से गाड़ी भरी, माल लोड किया, और हमने बैंगलोर में या कर्नाटका में इसको ड्रॉप करना है, ठीक है ना। तो यहां से वहां क्या गया, गुड्स गया, लेकिन गुड्स गाड़ी में गया ना, तो जीएसटी गुड्स के ऊपर लगेगा कि गाड़ी के ऊपर भी लगेगा, गुड्स के ऊपर लगेगा ना। ये लोग यहाँ पे वही क्लियर करें कि इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड ऑफ कन्वेंस, मतलब ट्रेन, बसेस, ट्रक, टैंकर, ट्रेलर, वेसल, कंटेनर, एयरक्राफ्ट कैरिंग गुड्स और पैसेंजर और बोथ फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, मतलब यहां से वहां कभी कभी रिपेयर के लिए गया, जैसे पकड़ लीजिए कोई एक आपने मशीनरी लिए जिसका रिपेयर खाली कर्नाटका में ही होता है, मशीनरी महाराष्ट्र में, तो यहाँ से वो मशीनरी वहां पे गई, तो बोलते इसको सप्लाई मत बनाना। अरे पागल, सप्लाई है ही नहीं, ये गाड़ी सप्लाई थोड़ी ना क्या है, अरे मैंने तुझको गुड्स दिया है, गाड़ी नहीं, ऐसे नहीं कि तेरे यहाँ पे कंटेनर आए तो बोलेगा चल चल ट्रक भी इधर ही रख, निकल अब, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो ये क्या मतलब अच्छा, ये रिपेयर के ऊपर जीएसटी लगेगा क्या, रिपेयर चार्जेस के ऊपर, मैंने तुमको पूरा मशीन दिया, तुमने रिपेयर करके मुझको मशीन रिटर्न दिया, तुमने मशीन का सप्लाई किया कि रिपेयर सर्विस का सप्लाई किया, तो उसके ऊपर जीएसटी लगाओ, रिपेयर सर्विस जो है वो गुड्स के ऊपर मत लगाओ, ऐसा ये क्लैरिफाई करता है। ये सर्क्यूलर है, जरूरत नहीं थी, फिर भी उन्होंने क्लैरिफाई किया, मैंने भी बता दिया आपको। सेम उन्होंने बोला ये क्रेन वगैरह भी जो रहते ना, एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं, तो क्रेन के ऊपर जीएसटी मत लगाना, ऑब्वियसली ये क्रेन के ऊपर नहीं लगाएंगे, किसके ऊपर लगाएंगे, उसके जो चार्जेस होंगे उसके ऊपर लगाएंगे। ये क्लैरिफाई करने की जरूरत, हम कंफ्यूज भी नहीं है इसमें, लेकिन कोई कंफ्यूज होगा देश में, जिसने पूछा होगा।
खाली वो मिलना चाहिए मुझे किधर। यहाँ पे ये बंदा भी देखो ना, ये कभी कभी ये कुछ अलग ही काम करते रहता है। ये क्या सोच रहा है पता है, कि मैंने अगर सप्लाई, मैं टैक्सेबल पर्सन हूं, मैं कौन हूं, आपको कैसे पता मैं टैक्सेबल पर्सन हूं, हु इज द टैक्सेबल पर्सन, तो उसका डेफिनेशन है हमारे लॉ में, ठीक है ना। टैक्सेबल पर्सन मतलब जो रजिस्टर्ड है, उसको क्या बोला जाता है। तो राम पाटिल एंड एसोसिएट, या मैं राम पाटिल एज ए इंडिविजुअल, मैं क्या हूँ जीएसटी लॉ में, तो मैं टैक्सेबल पर्सन, ठीक है ना। ये बंदा बैठ के सोच रहा है कि मैं तो रजिस्टर्ड हूं, मेरे सामने वाला रजिस्टर्ड होगा तो ही जीएसटी लगाऊंगा, कि सामने वाला अनरजिस्टर्ड होगा तभी भी जीएसटी लगाऊंगा। दोनों को लगाना है ना। ऐसा नहीं है ना कि मैं रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड दूंगा तभी जीएसटी लगाओगे, और मैं रजिस्टर्ड हूं और मैंने अनरजिस्टर्ड को सप्लाई किया तो जीएसटी नहीं लगाओगे, ऐसा तो नहीं है ना। कि आप कस्टमर को पूछते हो, जैसे मैकडोनल्ड में खाना खाने गए आप, तो मैकडोनल्ड पूछता है आपको बिल देने से पहले, आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, हाँ लगा जीएसटी, आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, नहीं मत लगा जी, ऐसा तो ना क्या होता है। ये वही सोच रहा है यहाँ पे। सप्लाई अट्रैक्टिंग जीएसटी कैन बी मेड टू द नॉन टैक्सेबल पर्सन ऑल्सो, मतलब जिसके ऊपर जीएसटी लगता है वो नॉन टैक्सेबल पर्सन को भी आप देख सकते हो, मतलब सामने वाला अनरजिस्टर्ड है उसको भी क्या लगाना पड़ेगा आपको, जीएसटी लगाना पड़ेगा। कुछ नहीं, टाइम पास है और कुछ नहीं, पागल लोग हैं, कुछ भी करते रहते हैं।